A very good afternoon to all of you. Um, Today we are going to discuss about the new topic, that is STD, that means sexually transmitted disease. So, as per name, you can suggest कि with the help of the sexually, ठीक है, unsafe sex which will lead to the sexually transmitted disease. हम सभी जानते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, that will lead to the diseases. Okay, next we will see about the definition. तो sexually transmitted disease एक it's कह सकते हैं very complicated and very dangerous disease because इसमें क्या हो रहा है, जो भी इन्फेक्शन है which will directly goes towards the sexually area into your body, ठीक है, आपके सेक्सुअल एरिया से वो एंटर होता है एंड डायरेक्ट आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. सो दे आर मैनी, बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दी डिजीज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं. नॉर्मली हर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक ही सोर्स है, दैट इज अनसेफ सेक्स, ठीक है, अनसेफ इंटरकोर्स. उसके अलावा अलग अलग डिजीजेस का अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. जैसे बहुत सारे लोगों का ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ द ओरल जेनाइटल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है. इट मीन्स ओरल सेक्सुअल कोर्स भी हो सकता है. दैट इज नॉट अंडर द डायरेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओरल कैविटी के थ्रू हो सकता है, ओरल सेक्स जिसको हम बोल सकते हैं. आईवी ड्रग्स के थ्रू हो सकता है, मे बी इन्फेक्टेड कोई भी निडल प्रिक हो गई हो. देन कंजेनाइटली हो सकता है, दैट मीन्स फ्रॉम मदर टू द बेबी डायरेक्टली, ठीक है. अगर मदर अफेक्टेड है तो वो बेबी में डायरेक्ट जा सकता है एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी. नेक्स्ट मूव करते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं. सो क्लाइमीडिया, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमीडिया हो गया, ठीक है, गोनोरिया, हर्ब्स हो गए, ठीक है, जेनाइटल वार्ड्स हो गए, हेपेटाइटिस बी, इट्स वेरी कॉमन एंड मोस्ट डेंजरस. HIV AIDS, it's also very dangerous, and syphilis and many others होते हैं, but commonly हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सिफिलिस. सो सिफिलिस इज एन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है. इट इज हैविंग अ बैक्टीरिया, ठीक है, दैट इज बैक्टीरियम ट्राइपोनम पैलिडम, ठीक है. दिस इज द कॉजेटिव एजेंट. इस कॉजेटिव एजेंट के थ्रू ये वाली डिजीज हो रही है और हम इसे, इट इज ऑल्सो नोन एज, या हम इसे और भी कुछ कह सकते हैं, दैट इज इमिटिएटर. सो इमिटिएटर वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि दिस वायरस इज मोस्ट डेंजरस, जो कि बॉडी के अंदर जाके क्या कर सकता है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा फ्रीली रेप्लिकेट कर सकता है. दैट मीन्स कि वो अपने आप को बहुत ही फ्रीली फैला सकता है बॉडी के अंदर. और बॉडी का कोई भी ऐसा आपका इन्वायरमेंट हो, चाहे कोई भी इन्वायरमेंट हो आपकी बॉडी का, ठीक है, चाहे आपकी कितनी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, बट ये सिफिलिस का जो भी बैक्टीरिया है ये क्या करता है, उस इम्यूनिटी को डैमेज कर देता है और अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल देता है. सो इतना तो आप समझ गए होंगे कि दिस वायरस, सॉरी, दिस बैक्टीरिया इज सो डेंजरस क्योंकि ये आपके हर तरह की इम्यूनिटी को डोमिनेट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर देता है और आपकी बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करता रहता है. तो जिस तरह से ये आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जिस तरह से ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और अपने आप को कैपेबल बनाता है आपकी बॉडी में सरवाइव करने के लिए, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीटली नहीं आ पाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें 20% साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें 50% साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, बट कंप्लीट 80 से 90% साइन एंड सिम्टम्स किसी के अंदर सिफिलिस के नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रीटमेंट में देरी हो जाती है एंड इट विल लीड टू दी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट ऑफ द पर्सन, ठीक है. इसमें डेथ रेट इंक्रीज हो जाती है
और इसमें इलनेस की रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि साइन एंड सिम्टम टाइम पे नहीं आते हैं। एंड वंस यू नो कि अगर साइन एंड सिम्टम्स टाइम पे नहीं आएंगे तो हम क्लियरली उसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, और ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो हमारी डेथ के रेट और इलनेस के रेट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन। तो सिफिलिस का जो भी बैक्टीरिया है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज एनस के थ्रू हो रहा है, माउथ के थ्रू हो रहा है और जेनाइटल एरिया के थ्रू हो रहा है। तो एनस, माउथ और जेनाइटल एरिया डायरेक्टली लिंक है किससे? ये लिंक है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से। अनसेफ सेक्स हो रहा है, कॉन्डम यूज नहीं किए जा रहे हैं, या तो जो भी वुमेन है या मेन है वो क्या कर रहे हैं, वो मल्टीपल पार्टनर्स का यूज कर रहे हैं। मे बी उनका रिलेशनशिप एक से ज्यादा लोगों के साथ हो, या तो वो अनसेफली सेक्स कर रहे हो, या तो वो उनके साथ सेक्स कर रहे हैं जो पहले से ही अफेक्टेड है, उनका पार्टनर पहले से ही अफेक्टेड है। तो चाहे एनएस के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो, चाहे वजाइना के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो, या माउथ के थ्रू ओरल सेक्स हो रहा हो, इट विल डायरेक्टली लीड टू द इंसर्शन ऑफ द बैक्टीरिया डायरेक्ट इंसर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट मूव टू द साइन एंड सिम्टम्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज्यादा लोगों में नहीं, या बहुत ज्यादा परसेंटेज में आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया अपने आप को इंटरनल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बना देता है, ठीक है, और आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। सो साइन एंड सिम्टम्स में देख लेते हैं अल्सरेशन। एज यू कैन सी दैट इन अ इमेज में देखिए कि अल्सरेशन मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ अल्सर्स मिल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ओरल कैविटी में अल्सर्स मिलेंगे, मतलब आपके टंग एरिया में अल्सर्स मिलेंगे, आपके सर्विक्स में अल्सर्स मिलेंगे, ठीक है, जेनाइटल एरिया में मिलेंगे, इधर इट इज मेल और फीमेल। तो पेनिस या वजाइना में आपको अल्सर्स क्लियरली दिख जाएंगे, आपके लिप्स पे, ठीक है, ओरल कैविटी इंक्लूड करते करते आपके लिप्स पे भी अल्सर्स मिलेंगे, एंड देन बॉडी के बाहर भी एज पर सीवियरिटी के अकॉर्डिंग बॉडी के बाहर अल्सर्स आपको मिलेंगे। सो दीज ऑल आर द साइट्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। इन सारे साइट्स पे आपको साइन एंड सिम्टम्स इजिली मिल जाएंगे। अदर साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है कि इफ इन्फेक्शन अकर्स, कोई भी तरह का इन्फेक्शन कॉमन साइन एंड सिम्टम्स छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया फीवर, ठीक है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अल्सर्स का जो भी सीवियरिटी है, अल्सर्स में पेन, ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी, जिसके साथ साथ आपका फीवर भी इंक्रीज हो जाएगा। मलाइज, आपको थकान होगी, आपको इंटरनली एक्सटर्नली डिस्कम्फर्ट होगा, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। सोर थ्रोट होगा बिकॉज ऑफ द अल्सर्स। जो अल्सर्स आपके ओरल कैविटी में स्टार्ट हुए थे वो सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जैसे ही आपकी सीवियरिटी बढ़ती है वैसे वैसे अल्सर्स आपके इंक्रीज होने लगते हैं और आपके अदर एरियाज में भी फॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोर थ्रोट में क्या होगा? सोर थ्रोट में अल्सर्स जो होंगे वो ओरल कैविटी से इंक्रीज होते होते आपके थ्रोट में पहुंच जाएंगे। देन रैशेस, दैट इज कॉमनली स्किन रैशेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इन्फेक्शन के इंक्रीज होने की वजह से और बैक्टीरियाज के रेप्लिकेशन की वजह से, उसके फैलने की वजह से क्या हो रहा है, आपके स्किन पे भी रैशेस, रेड कलर के रैशेस एंड वाइट कलर के पैचेस आपको दिखने लगेंगे। हेडेक होगा, सिंपल है, बिकॉज यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड, मलाइज है, इस वजह से हेडेक के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है आपका लिम्फेडेनोपैथी। तो लिम्फेडेनोपैथी में क्या हो रहा है? इट इज द एडिमेटस एरिया इनटू द लिम्फ। आपके लिम्फ कैविटी में, जो कि आपके एक्जिला में मिलते हैं, आपके कह सकते हैं लिम्फ नोड्स आपके थ्रोट के पास मिलते हैं, नेक के पास आपके लिम्फ नोड्स मिलते हैं, वहां पे क्या होगा? एडिमेटस हो जाएगा, ठीक है, एडिमा हो जाएगा। देन म्यूकस पैचेस आपको मिलेंगे बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, चांसेस आपके बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। दिस इज ऑल आर साइन एंड सिम्टम्स जो आप विजिबली देख सकते हो, अपनी आई से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मे बी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। देन एलोपेसिया इज एबनॉर्मल, कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ द हेयर्स, आपके जो सर के बाल हैं वो रिमूव होने लगेंगे बिकॉज जो इन्फेक्शन है आपका वो आपके हेयर फॉलिकल्स को अटैक करेगा। जब वो हेयर फॉलिकल्स को अटैक करेगा तो आपके हेयर्स फॉल होने लगेंगे। सो एज यू कैन सी दैट इन अ इमेज, इस इमेज में आप देख सकते हो कि हेयर फॉलिकल्स पे अटैक हुआ है
एंड ये कंडीशन कब आती है? जब इन्फेक्शन की सीवियरिटी इंक्रीज हो रही होती है। जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा तो सिम्टम्स में आपके हेयर फॉलिकल्स भी अटैक हो जाएंगे। देन वेट लॉस इसलिए भी होगा क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो रहा है, आपको एनोरेक्सिया हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, ठीक है। इन सब की वजह से आपका जो डाइट इनटेक है, जितना भी आप खाते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा एंड आपका वेट लॉस हो जाएगा। देन एट लास्ट क्या होगा? जैसे ही सीवियरिटी इंक्रीज होती जाएगी एंड आप उसको डिटेक्ट नहीं करा सकते हो या नहीं करा पाए हो या करा भी लिया है तो उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाया है, तो एट लास्ट क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उससे आपका मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे, फिजिकली आप ऑलरेडी डिस्टर्ब हो रहे हो एंड मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे बिकॉज ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। नेक्स्ट मूव टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हिस्ट्री इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री में हम मेनली फोकस करेंगे मल्टीपल पार्टनर्स पे, अनसेफ सेक्स पे एंड द लास्ट क्वाइटस मींस लास्ट बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कब हुआ है, उन सब चीजों पे हम फोकस करते हुए क्वेश्चनिंग करेंगे पेशेंट से। क्लिनिकल पिक्चर्स में हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे बिकॉज हेड टू टो एग्जामिनेशन से वी कैन आइडेंटिफाई इजिली, हम पता कर सकते हैं कि उनको कहाँ कहाँ पे सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिम्टम्स में ओरल अल्सर एंड अल्सर्स आर मोस्ट कॉमन। अल्सर्स बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी बॉडी में छाले, अजीब तरह के अल्सर्स आपको मिलेंगे उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मे बी सीवियरिटी इंक्रीज हो रही है। देन लैब इन्वेस्टिगेशन में आप ब्लड टेस्ट में फोकस करोगे। ब्लड टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि सेंसिटिविटी एंड कल्चर से हमें पता चल जाएगा कि जो भी वायरस है वो कितना ज्यादा रेप्लिकेट फैल चुका है और कितनी सीवियरिटी से वो इंक्रीज हो रहा है। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दिस इज अ स्पेशल एग्जामिनेशन। ये एक स्पेशल एग्जामिनेशन है जिसमें हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉलो करते हैं। उससे हमें क्लियर एक व्यू मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि कितना ज्यादा रेप्लिकेशन हुआ है, किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी में वायरस का बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन हुआ है। तो इस इमेज में देखिए, दिस इज द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें दिस होता क्या है कि वी आर हैविंग अ शील्ड दैट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। ब्लैक कलर की एक हमारे पास बेसिक शील्ड होती है, ठीक। उस पे हम एग्जामिन करते हैं। कैसे एग्जामिन करते हैं? हम सीरम ले सकते हैं, ओरल म्यूकस ले सकते हैं। इन सब से उस स्लाइड में हम पुट करेंगे और वो स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप हम रखेंगे। उसमें हमें क्लियर व्यू मिलेगा रेप्लिकेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट मूव टू द प्रिवेंशन। सो सिंपली जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ट्रांसमिशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो रहा है ट्रांसमिशन एंड मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से हो रहा था ट्रांसमिशन एंड जो इन्फेक्टेड पार्टनर है उसकी वजह से ट्रांसमिशन हो रहा था, निडल प्रिक की वजह से हो रहा था, ठीक है। इन सारी चीजों को हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो अनसेफ सेक्स के लिए हमें क्या करना है? वी कैन यूज कॉन्डम्स। हम उनको बोल सकते हैं कि आप कॉन्डम का यूज करिए एंड आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कि इन्फेक्टेड पार्टनर से आपको दूर रहना है, मल्टीपल पार्टनर्स आपको नहीं यूज करने हैं। देन नर्सेस के लिए एंड डॉक्टर्स के लिए भी एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि नेग्लिजेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि वो नेग्लेक्ट करते हैं एंड माल प्रैक्टिस की वजह से ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही है। तो इन सब चीजों को हमें प्रिवेंट करके रखना है। नेक्स्ट मूव टू द ट्रीटमेंट। सो इस डिजीज का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, हम एंटीवायरल थेरेपी दे सकते हैं, बट अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो इट विल डायरेक्टली लीड टू द डेथ। पेशेंट की डेथ हो सकती है क्योंकि सीवियरिटी इंक्रीज हो गई है और हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे हम उन वायरस को किल कर सकें। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वायरस ऐसा है जो कि आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और आपकी जो इम्यूनिटी है या इम्यून पावर है उसको डे बाय डे डिक्रीज करता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिफिलिस। नेक्स्ट डिजीज देख लेते हैं। नेक्स्ट इज गोनोरिया। So gonorrhea is also a sexually transmitted disease. तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, इजिली ये सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ये हो कैसे रहा है? ये सिंपली अनसेफ सेक्स की वजह से, मल्टीपल पार्टनर, ये सारी चीजों की वजह से हो रहा है, जो कि हम प्रीवियसली अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? बैक्टीरियम नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरियम नाइसेरिया गोनोरिया।
और अदर पॉजिटिव फैक्टर्स हम बता सकते हैं सेम जो कि हमारे सिफिलिस के थे, सेम पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। मदर टू बेबी ट्रांसमिट हो सकता है एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में दो पार्ट में डिवाइड है, मेल एंड फीमेल। मेल में आ जाएगा पेनाइल डिस्चार्ज। पेनाइल मीन्स फ्रॉम द पेनिस, पेनिस से डिस्चार्ज हो रहा है। किस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है? वाटरी डिस्चार्ज मिलेगा आपको। सो दिस वाटरी डिस्चार्ज इज फ्रॉम द पेनिस। सेम वजाइना से भी डिस्चार्ज होगा एंड वजाइना से जो डिस्चार्ज होगा वो भी एक लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटरी फॉर्म में होगा और मे भी थोड़ा सा पेल येलो हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन होगा क्योंकि इन्फेक्शन आपके जेनाइटल एरिया से स्टार्ट हुआ है और आपके इंटरनली अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। सेम फीमेल में भी बर्निंग सेंसेशन होगा एट द टाइम ऑफ द यूरिनेशन। जब वो यूरिन पास करेगी तो उसको बर्निंग सेंसेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ेगी पस फॉर्मेशन हो सकता है और उसको इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कंटिन्यूअस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सेम हम इसमें भी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन से हम पता कर सकते हैं, यूरिनेशन के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, फैटिक, वीकनेस एंड अदर चीजों के बारे में पता कर सकते हैं कि उनको अपनी बॉडी में कोई ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हो या कोई ऐसे चेंजेस दिख रहे हो जो कि नॉर्मल ना हो। देन हम पता कर सकते हैं कि कोई ऐसी डिस्चार्ज हो रहा है जो कि पेल येलो कलर का हो या तो बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो। ये सारी चीजें हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, हिस्ट्री कलेक्शन में पता करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टो की नीड नहीं है। उस फिजिकल एग्जामिनेशन में हम डायरेक्टली वजाइनल एग्जामिनेशन या मेल में हम पेनिस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसमें हम डिस्चार्ज के बारे में देख लेंगे, पता कर लेंगे। उनको यूरिनेट करने के लिए बोलेंगे। यूरिनेट करने के साथ साथ हम उनसे पूछेंगे कि उनको बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है। लैब इन्वेस्टिगेशन। सो इन लैब इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन, जो कि हमारे प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। देन ऑल्सो वी कैन डू द पैप स्मेयर टेस्ट। सो इन पैप स्मेयर टेस्ट में हमें पता चल जाएगा कि कोई भी सर्विक्स एरिया में जो सर्विक्स का म्यूकस होता है उससे हमें पता चल जाएगा कि कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है या बैक्टीरिया वायरस का वहां पे प्रेजेंस तो नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। सो ट्रीटमेंट के लिए हम डायरेक्टली उनको देंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। तो एंटीबायोटिक्स में वी कैन सजेस्ट अबाउट एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं हम। पेनिसिलिन हम कम रेफर करते हैं इसलिए क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं एंड ऑल्सो पेनिसिलिन हम तभी देते हैं जब कोई सीवियर केस हमारे पास आता है। सिप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हैं 250 mg एज पर नीड। ठीक है, सिंगल डोज देना है हमें, पर डे एक डोज देना है। री एग्जामिनेशन करेंगे जब ट्रीटमेंट हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 1 वीक बाद हम उन्हें फिर से री एग्जामिन करने के लिए बुलाएंगे। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज क्लाइमेरिया। सो क्लाइमेरिया क्या है? इट इज ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेम एसटीडी के अंडर आता है तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगा, अब चाहे वो ओरल सेक्स हो रहा हो या वजाइनल सेक्स या एनल सेक्स, व्हाटएवर इट इज। क्यूरेबल है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सीवियरिटी कम है तो। कॉजेज में सेम कॉजेज आएंगे, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको पेन होगा, इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। 60% मेन और 80% वुमेन को सिम्टम्स नहीं आते हैं इस क्लाइमेरिया में, क्योंकि डिटेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं डिटेक्ट हो पाता है क्योंकि इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत लेस हैं, बहुत स्लाइट से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। आप कह सकते हो कि पेनिस से थोड़ा सा डिस्चार्ज आ जाता होगा। तो 40% का 60% और 80% का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ। मेन में आप 60% मेन में आप 40% चांसेस होते हैं कि डिटेक्ट कर सको। इसलिए डिटेक्ट कर सकते हैं हम क्योंकि मेन में जो भी डिस्चार्ज आता है तो इजीली पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द पेनिस से आता है तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन मेन भी आपको इजीली बता सकते हैं, बट वुमेन हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्चार्जेस उनको होते रहते हैं एंड स्वेटिंग होती रहती है, प्लस उनको मेंस्ट्रुएशन पेन पर मंथ आता रहता है, तो वो उतना डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं एज कम्पेयर टू दी मेन। सो 80% वुमेन ऐसी है जिनको हम नहीं, उनके अंदर सिम्टम्स आते हैं क्योंकि सिम्टम्स के चांसेस भी बहुत कम है और उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी बहुत कम। सो वजाइना से हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, पेनिस से हम डायरेक्ट नोटिस कर सकते हैं, इस वजह से सिम्टम्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
देन ट्रीटमेंट के लिए हम सिंगल डोज एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योर इसको इजीली हम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम पे डायग्नोज कर लिया जाए। कॉम्प्लिकेशंस में इनफर्टिलिटी तब होगी अगर सीवियरिटी बढ़ जाएगी। सीवियरिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन पैल्विक एरिया में पहुंच जाएगा। वंस ये पैल्विक एरिया में पहुंचता है तो पैल्विक ऑर्गन में पहुंच जाएगा। पैल्विक ऑर्गन में पहुंच जाएगा तो ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, हमारे वजाइना, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब को और ओवरीज को, ठीक है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मे बी उस इन्फेक्शन की वजह से फैलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उसका रास्ता बंद हो जाए, पस फॉर्मेशन हो जाए। मे बी ओवरीज के अंदर पहुंच जाता है तो ओव्यूलेशन ना हो, एग का फॉर्मेशन ना हो। मे बी यूट्राइन कैविटी में, उसके यूट्राइन कैविटी के अंदर एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे इनफर्टिलिटी के चांसेस हाई रहते हैं। पैल्विक इन्फेक्शन, तो इनफर्टिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो सिंपल सी चीज है, पैल्विक इन्फेक्शन ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका होगा। प्रेगनेंसी आउटकम एडवर्स हो जाती है, डेंजरस प्रेगनेंसी आउटकम हो जाता है, क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी ये इन्फेक्शन हो रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो इससे बेबी और मदर दोनों को ही हार्म होगा एंड मे बी एबॉर्शन हो जाए। देन द थर्ड डिजीज इज फीमेल जेनिटल हर्ब्स, तो इट इज ऑल्सो अंडर द एसटीडी, ये भी एसटीडी के अंडर आती है, ठीक है, जिसकी वजह से हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से ये डिजीज हो रही है। इट इज अ मोस्ट कॉमन वायरस, हम सभी जानते हैं कि हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस एक बहुत कॉमन वायरस है, बट इसके आउटकम्स बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसका जो इफेक्ट है और इसका जो कह सकते हैं डोमिनेटिंग पावर है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है या डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखती है, डेंजरस है ये हमारे लिए, ठीक है। तो दो तरह के वायरस इसमें काम करते हैं, दैट इज हर्पस सिम्प्लेक्स फर्स्ट एंड हर्पस सिम्प्लेक्स सेकेंड। तो जो हमारा हर्पस सिम्प्लेक्स फर्स्ट है वो मेनली हमारे लिप्स पे, हमारी ओरल कैविटी पे अफेक्ट करती है, एंड द हर्पस सिम्प्लेक्स सेकेंड जो है हमारी, वो डायरेक्टली जेनिटल एरिया पे अफेक्ट करती है। तो साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स हमें पता है कि वो ओरल कैविटी में अफेक्ट कर रहा है। अगर हर्पस सिम्प्लेक्स फर्स्ट है तो वो ओरल कैविटी में अफेक्ट करेगा, तो ओरल कैविटी में आपके अल्सर फॉर्म हो जाएंगे। इट मे बी रेड, इट मे बी वाइट, किसी भी तरह के अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे, और मे बी उसमें पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। ईचिंग होगी, जेनिटल ऑर्गन्स में अगर हो रहे हैं तो ईचिंग होगी। आप इमेज में देखिए, दिस इज द रेड पैचेस या रेड अल्सर्स आप कह सकते हो, एंड दिस इज द राइट वन, दिस इज द वाइट वन, ठीक है। ये सारे वाइट पैचेस, ये अल्सर्स आप कह सकते हो। तो वाइट वाले पैचेस और अल्सर्स में चांसेस ज्यादा होते हैं कि पस फॉर्मेशन हो जाए, इवन रेड में उतने चांसेस नहीं होते हैं। तो ये सारे जितने भी ब्लस्टर्स हैं वो ठीक होते 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 पस का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो हमारे वाइट बम्प्स हैं, ये देखिए वाइट बम्प्स, ये एट द टाइम ऑफ दी रिकवरी के टाइम पे क्या होता है कि ये पस फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन पूरी तरह से कंप्लीटली जाता नहीं है और पस फॉर्मेशन के साथ साथ सीवियरिटी इंक्रीज होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव टू दी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देख लीजिए, वायरल कल्चर ब्लड टेस्ट हम कराएंगे। सेम हर डिजीज में हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि हमें सीवियरिटी एंड कल्चर पता करना है कि जो वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो कितना ज्यादा सीवियर है, कितना ज्यादा सीरियस हो चुका है, ठीक है, और कितना फैल चुका है। देन नेक्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, जो कि हम सबसे पहले करते हैं सिंपली। तो हिस्ट्री में हम साइन एंड सिम्टम्स की हिस्ट्री ले सकते हैं कि कितना साइन एंड सिम्टम फैला है और कहाँ कहाँ पे अल्सर्स फॉर्मेशन हुआ है। अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स हम ये भी पता कर सकते हैं कि हर्पस सिम्प्लेक्स फर्स्ट का इफेक्ट है या हर्पस सिम्प्लेक्स सेकेंड का इफेक्ट है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जितने भी बम्प्स थे, हमारे वाइट और रेड कलर के पैचेस और बम्प्स थे, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द असेसमेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम असाइक्लोविर दे सकते हैं, फेमिसाइक्लोविर दे सकते हैं, ये सारी हम मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। दीज ऑल आर एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करती है और उनके रेप्लिकेशन को भी डिक्रीज करती है, और जो उनका डीएनए है उसको बाइंड करती है, उसको रोकती है। डीएनए को अगर हम रोक लेते हैं तो कोई भी वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी फंगल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम फैलने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू द जेनिटल वार्ड्स। सो जेनिटल वार्ड्स, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग, आप नाम से ही पता कर सकते हो
कि जेनाइटल वार्ड्स जो हैं वो जेनाइटल ऑर्गन में कोई ना कोई अफेक्ट कर रहे होंगे। इस इमेज को आप देख के पता कर सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ अल्सर्स हैं, ठीक है। वार्ड्स क्या है? जेनाइटल मीन्स जेनाइटल ऑर्गन या जेनाइटल एरिया, वार्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ अल्सर्स, बहुत सारे अल्सर्स का ग्रुप है जो कि जेनाइटल ऑर्गन में जाके इन्फेक्ट कर चुका है जेनाइटल ऑर्गन में, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेम हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स तो वही हो जाएंगे कि अनसेफ सेक्स की वजह से हो रहा है सब कुछ। सिम्टम्स हम देख सकते हैं तो जेनाइटल ऑर्गन में बहुत सारे अल्सर्स फॉर्म हो चुके हैं लेकिन वो ग्रुप में हुए हैं, ठीक है, जिनमें क्या हो रहा है, ईचिंग हो रहा है और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है क्योंकि ऑल द टाइम आप ईचिंग की वजह से परेशान रहोगे। स्वेलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दी, जब आप उसको ईचिंग हो रही है वहां पे, ठीक है, तो उसकी वजह से जब आप उसको टच करोगे तो वो कहीं ना कहीं स्वेल हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएंगे और अल्सर्स की जो सीवियरिटी है वो ईचिंग के साथ इंक्रीज होती जाएगी। डायग्नोसिस में हम पैप स्मेयर टेस्ट करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन में हो रही है, आपके पूरी बॉडी में कहीं पर भी जेनाइटल वार्ड्स नहीं मिलेंगे, जेनाइटल ऑर्गन में मिलेंगे। तो जब ये सीवियर होते चले जाएंगे तो सिंपली ये क्या होगा, ये जाएगा सीधे आपके वजाइना के थ्रू आपके यूट्रस में, यूट्रस की कैविटी के थ्रू आपके जाएंगे ये पूरे फैलोपियन ट्यूब और आपके ओवरीज में। तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि इनफर्टिलिटी के चांसेस भी इंक्रीज हो गए हैं, प्लस आपको जो सर्विक्स है वहां से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इन्फेक्शन आगे बढ़ा है या नहीं। अगर सर्विक्स को क्रॉस कर गया है तो बहुत इजीली वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा, अगर सर्विक्स को क्रॉस नहीं किया है तो हम उसे जल्दी ही ट्रीट करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पैप स्मेयर टेस्ट क्या होता है? इस पैप स्मेयर टेस्ट में हमारे पास एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, उस स्ट्रिप को हम यूज करते हैं कस्को वजाइनल स्पैकुलम से। हम क्या करते हैं, कस्को वजाइनल स्पैकुलम से हम आपके वजाइनल एरिया को ओपन करते हैं, उसके अंदर हम उस स्ट्रिप को डालते हैं और उस स्ट्रिप से म्यूकस ले लेते हैं, कहाँ का? सर्विक्स का। सर्विक्स के म्यूकस लेने के बाद हम उसे लैब सेंड कर देते हैं। लैब सेंड करने के बाद उससे हमें डिटेक्ट हो जाता है कि जितना भी ये बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने हैं, कहाँ तक पहुंचे और उनकी सीवियरिटी कितनी है। सिर्फ एक इस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीटली इसको ठीक कर सकता है। हाँ, वायरस के रेप्लिकेशन को हम कम कर सकते हैं। देन एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है हमारे पास, दैट इज नोन एज लेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है कि हम लेजर का यूज करके जितने भी वार्ड्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास कोई ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि ये डिजीज ठीक हो जाए। तो इसके सिंपली क्या है कि ये ठीक नहीं होती है तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। एम्बैरेसमेंट फील होता है क्योंकि ये डे बाय डे इनका जो सीवियरिटी है और जो अल्सर्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और एट लास्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन तब होती है जब ये अल्सर्स कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो आपका जेनाइटल ऑर्गन है वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, आप यूरिन पास नहीं कर पाओगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाओगे, आपका जो फिजिकल फंक्शंस हैं या फिजिकली आप जो भी काम करते हो उसमें आपको प्रॉब्लम और डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपको पेन होगा, ठीक है। वो वार्ड्स जब एनलार्ज हो जाएंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी क्योंकि वो आपके जेनाइटल ऑर्गन को डायरेक्टली अफेक्ट कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जेनाइटल वार्ड्स। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस बी आपने तो सुना ही होगा, इट्स वेरी कॉमन डिजीज, बट कॉमन के साथ साथ ये बहुत ज्यादा डेंजरस डिजीज है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपके डायरेक्ट लीवर सेल्स को अफेक्ट करता है। वंस ये आपके लीवर सेल्स को अफेक्ट करता है तो हम सब जानते हैं कि लीवर जो है हमारा वो एक सबसे लार्ज हमारी ग्लैंड होती है बॉडी की जिसके बहुत सारे फंक्शन है और एक बार इतनी बड़ी ग्लैंड को कोई भी चीज अफेक्ट कर जाएगी तो सारे फंक्शंस आपके बॉडी के डिसबैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके लीवर के थ्रू आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है, वो आपका क्या होता है, स्टोर करके एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका लीवर स्टोर करके रखता है, प्लस इंसुलिन को मेंटेन करके रखता है,
प्लस आपका जो बिलिरुबिन लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो ये सारी चीजें लीवर कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि लीवर अफेक्ट होने के बाद क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, सेक्सुअली हो रहा है। सो रिस्क फैक्टर्स, अदर रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। मदर टू चाइल्ड होगा, अगर मदर को है तो बेबी को इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो प्लासेंटल बैरियर सिस्टम को, जो प्लासेंटा रोक के रखता है वायरस को, वो इस वायरस को रोक नहीं पाएगा। अगर कोई अफेक्टेड निडल आपको प्रिक हो गई है किसी पेशेंट की जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी था, तो आपको हेपेटाइटिस बी होने के पूरे पूरे चांसेस है। मेडिकल इंजरी हो गई है, अगर अफेक्टेड पर्सन का ब्लड आपको लग गया है तो भी हेपेटाइटिस बी आपको हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जैसे ही हमारे अंदर वायरस का रेप्लिकेशन होता है, वायरस हमारे अंदर जैसे ही फैलता है तो क्या होता है कि हमें फीवर होने लगता है। तो हम सब जानते हैं कि फीवर हमारा बेसिक सिम्टम है। कोई भी बॉडी को या बॉडी के इम्यून सिस्टम को कुछ भी होता है तो फीवर के साथ हमारी स्टार्टिंग होती है। तो फीवर आएगा, सिंपली फैटिक इसलिए होगा क्योंकि हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब हो चुका है, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमें फैटिक और वीकनेस होने के पूरे चांसेस होंगे। लॉस ऑफ एपिटाइट होगा क्योंकि आप ऑलरेडी थक गए हो, जो हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन भी होता है कि जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं और हम खा नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंटरनली फैटिक हो रहा है। इंटरनल फैटिक की वजह से जो एपेटाइट हम ले नहीं पा रहे थे वो किस में चेंज हो जा रही है, लॉस में चेंज हो जा रही है, क्योंकि हमारी एपेटाइट डे बाय डे सप्रेस हो रही है, ठीक है, और हम डे बाय डे ऐसे होते चले जा रहे हैं कि हमें भूख नहीं लग रही है। देन नोजिया वॉमिटिंग फील होगा क्योंकि लीवर में अफेक्शन हो रहा है। लीवर की जितने भी हार्मोन जिसको वो मेंटेन करके रखता है, जितने भी केमिकल्स जिसको वो मेंटेन करके रखता है, वो सारी चीजें मेंटेन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमें नोजिया और वॉमिटिंग के पूरे चांसेस हो रहे हैं। एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है। डार्क यूरिन हो रहा है क्योंकि यूरिन कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का कलर डार्क हो रहा है। देन जॉइंटिस इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो लीवर है वो बिलिरुबिन लेवल को मेंटेन करके रखता है, और हम सब जानते हैं कि बिलिरुबिन लेवल हमारा एक येलो कलर का केमिकल होता है जो कि ब्लड में इंक्रीज होने की वजह से हमें जॉइंटिस हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी येलो दिखती है जब हमें जॉइंटिस होता है, क्योंकि बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाता है और बिलिरुबिन लेवल येलो कलर का होता है। देन नेक्स्ट है हिपैटोमेगाली। जब कंप्लीटली जितने भी हमारे लीवर के सेल्स हैं, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा लीवर किससे मिलके बना है, सेल्स, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, सो हमारा लीवर भी सेल्स से मिलके बना है। जैसे जैसे हमारे लीवर के सेल्स अफेक्ट हो जाएंगे, वैसे वैसे जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी फ्लूइड होगा वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा, हमारे सेल्स के बाहरी एरिया में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारी लीवर का क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हिपैटोमेगाली, मतलब इंक्रीज इन अ साइज ऑफ द लीवर। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इस चार्ट के थ्रू हम एक चीज पता कर सकते हैं कि किस किस चीजों का हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना है और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। दैट इज एक्यूट इन्फेक्शन, कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन। सेकेंड है हमारा प्रायर इन्फेक्शन, जो पहले से इन्फेक्शन था या इन्फेक्शन सडन हुआ है, ठीक है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। देन क्रोनिक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस कितने बढ़ रहे हैं और उसकी सीवियरिटी कितनी बढ़ रही है, दैट इज क्रोनिक इन्फेक्शन। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इम्यूनाइजेशन, जो कि हमारे जब बेबी होता है तो इम्यूनाइजेशन कर दिया जाता है, वैक्सीनेशन कर दिया जाता है कि अगर वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लगा है कि नहीं, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। द फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 ब्लॉक्स देख रहे होंगे, 5th ब्लॉक मैं बाद में डिस्कस करूंगी। दिस 4 ब्लॉक्स, wait, I'm going to explain. As you can see, these 4 blocks, first, second, this one is third and fourth, ठीक है। तो इन 4 ब्लॉक्स को हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 3, दैट इज HBsAg, HBeAg एंड HPFAg,
HBV DNA। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं या ये जो तीन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, ये इन चारों के लिए है। ठीक है, इन चारों के लिए। सो अगर हमें एक्यूट इन्फेक्शन पता करना है तो हमें ये वाला इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। इस इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि कितना ज्यादा अभी इस टाइम पे करंट सिचुएशन में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। HBsAg से हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि इन्फेक्शन कैसा है। एक्यूट इन्फेक्शन है, कम हुआ है इन्फेक्शन, कम है, या क्रोनिक इन्फेक्शन, या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है। तो प्लस मीन्स पॉजिटिव एंड माइनस मीन्स नेगेटिव, हम सब जानते हैं। तो अगर प्लस आया, ठीक है, तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इसको एक्यूट इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर क्रोनिक में प्लस आया तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो इन्फेक्शन है उसकी सीवियरिटी बढ़ गई है, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। देन नेक्स्ट है HBeAg। तो HBeAg से हमें पता चल जाता है कि वायरस कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो इस वायरस के बेसिस पे भी हम पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। सिंपल सी चीज है। देन लास्ट है हमारा, इसके फर्स्ट ब्लॉक का लास्ट पोर्शन है हमारा, दैट इज HBV DNA। तो मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ कि DNA को अगर हम कवर कर लेते हैं या DNA को अगर हम रोक लेते हैं तो हम वायरस के फैलने को रोक देंगे। ठीक है, तो DNA से हमें पता चल जाएगा कि जितना भी DNA फैला होगा उतना ही वायरस स्ट्रांग हो चुका होगा और वो उतना ही ब्लड को कवर कर चुका होगा। तो ये सारी चीजों से पता चल जाएगा। जितने भी चीजों में प्लस आया होगा हम समझ जाएंगे पॉजिटिव आया, और जितनी चीजों में माइनस आया होगा हम समझ जाएंगे माइनस आया, मतलब नेगेटिव आया। तो अगर इम्यूनाइजेशन में माइनस है तो इसका मतलब उसको इम्यूनाइजेशन नहीं मिला था। ठीक है, अगर क्रोनिक इन्फेक्शन में प्लस आया है इसका मतलब उसको क्रोनिक इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब वो बहुत सीरियस हो चुका है और उसको बचाना शायद मुश्किल हो जाए। देन प्रायर इन्फेक्शन में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो इसका मतलब उसको इन्फेक्शन अभी हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उसको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं HBsAg एंड IgM पे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, तो एंटीबॉडीज में जो हमारी फर्स्ट एंटीबॉडी होती है, लड़ने की क्षमता होती है, उसको हम IgM बोलते हैं। तो ये IgM कब रिलीज हो रही है? स्टार्टिंग पॉइंट पे रिलीज हो रही है। जब इन्फेक्शन की स्टार्टिंग होती है तो हमारी IgM रिलीज होता है जिससे कि उस इन्फेक्शन को वो मार सके, और लास्ट में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो फिर IgG रिलीज होता है जिससे कि वो इन्फेक्शन को IgG जो है वो हमारा स्ट्रांग होता है और वो सीवियर इन्फेक्शन को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर HBsAg पॉजिटिव आया है, आप समझिए ब्लड टेस्ट के थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं, और ब्लड टेस्ट में अगर HBsAg पॉजिटिव आया है इसका मतलब IgM प्रोड्यूस हुआ है, मतलब हमारे डिजीज की स्टार्टिंग पॉइंट है ये। मैंने आपको बताया कि IgM जो है वो स्टार्टिंग में एक्टिवेट होता है जब इन्फेक्शन नया नया होता है। तो ये समझ लीजिए आप, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इन्फेक्शन हुए हुए। तो अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि ज्यादा वायरस का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है या ज्यादा वायरस नहीं फैला है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं HBsAg। तो HBsAg में हमें पता चल जाएगा कि HBsAg जिस चीज में पॉजिटिव अगर आया है इसका मतलब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, और बहुत ज्यादा फैलने की वजह से हमारा कौन सा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, दैट इज IgG। ठीक है, तो IgG मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारा IgG इंक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट है HBsAb। HBsAb, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी IgG रिलीज होता है, इम्यूनोग्लोबिन G। ठीक है, बट ये तब रिलीज होता है जब हमें इम्यूनाइजेशन मिल चुका हो। अब यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव है इम्यूनाइजेशन, बाकी हर चीज में इम्यूनाइजेशन नेगेटिव था पर इसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब इम्यूनाइजेशन मिला है, इसी वजह से HBsAb हमारा इंक्रीज है। ठीक है, तो इन दोनों में कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा HBsAb था उसमें भी IgG रिलीज हो रहा है, बट वो IgG कब रिलीज हो रहा है? जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया हो ब्लड के अंदर।
जो हमारा HBsAg है उसमें भी IgG रिलीज हो रहा है, बट ये कब रिलीज हो रहा है? जब हमें इम्यूनाइजेशन दे दिया गया हो, जब हमें वैक्सीनेशन दे दिया गया हो। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। देन नेक्स्ट है हमारा जो फिफ्थ वाला हमारा ब्लॉक था उसमें है विंडो फेस है ये। तो इसमें क्या होता है, HBsAg पॉजिटिव मिलता है। विंडो फेस स्टार्टिंग फेस होता है। स्टार्टिंग फेस में अगर वैक्सीनेशन दे दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इसमें हुआ क्या, एक नर्स थी जिसको क्या हुआ, एक निडल प्रिक हो गई एक इन्फेक्टेड पर्सन की। वो इन्फेक्टेड पर्सन कौन था? हमारा हेपेटाइटिस बी का पेशेंट, ठीक है। अगर उस नर्स को हम सडन इम्यूनाइज कर देते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बच जाएगी, ठीक है। तो वो हमारा हो गया विंडो फेस, ठीक है। उस टाइम पीरियड को हम विंडो फेस बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो जो हमारा मेन HIV/AIDS है वो हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन में हमें हर उन चीज़ों का ध्यान रखना है जिस चीज़ से हमें हेपेटाइटिस बी स्प्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा निडल प्रिक, हमारी माल प्रैक्टिस, हमारी नेग्लिजेंसी, ठीक है, हम ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हमें प्रिवेंट करके रखना है। प्लस वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है, इम्यूनाइजेशन जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको फॉलो करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लास्ट में हम इसके ट्रीटमेंट पे सिर्फ वैक्सीनेशन के बेसिस पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका हम पे पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमें लगवानी है, ठीक है। ध्यान रखना है कि कोई भी डिलीवरी के बाद हमें कंप्लीट इम्यूनाइज कराना है बेबी को, एंड वो वैक्सीन की इम्यूनिटी ओनली 20 ईयर्स तक रहती है, 20 साल तक रहती है। उसके बाद हमें एक बूस्टर डोज लगवाना होता है हेपेटाइटिस बी का, जिससे हम लाइफ टाइम इम्यून रह सके। सो दिस इज ऑल अबाउट STDs। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली, प्रोफेशनली, वट एवर यू वॉन्ट। So thank you so much and have a nice day.